हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट नॉलेज ऑफ फिजिक्स। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कर रहे हैं, हम आज भी उसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि आईसीएसई बोर्ड में सेलिना का एक चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड का 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब तक बच्चों हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का कोई रिलेशन है। मींस हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम कहते हैं कि वोल्टेज आ रही है। आप सबको पता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट की पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसका क्या मतलब है कि क्या हमारे घरों में जो वोल्टेज और करंट होता है उसका कोई रिलेशन है या नहीं है, ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया बेटा ओम ने। ओम ने हमें एक लॉ दिया जो कि ओम्स लॉ के नाम से फेमस है। ओम्स ने कहा कि जो ये हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मीन्स जैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा दो टर्मिनल्स के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में, वैसे ही हमारा करंट बढ़ेगा उस सर्किट के अंदर। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए उस टाइम पे, हमारे पास क्या होना चाहिए कि एक तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वहां पे, फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, वो सब क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बेटा अगर आपसे ओम्स लॉ की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये वर्ड बहुत जरूरी है कहना कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्वेश्चन आपका बहुत एग्जाम्स में आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्टेट ओम्स लॉ, तो उसके लिए आपको डेफिनेशन याद होनी जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। ओम्स ने ये ला दिया था हमें कि वहां पे हमारा पोटेंशियल और जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद बेटा हमें पता है कि हम किसी भी इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं लगाते हैं, हम उसको इक्वल टू करके लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगा के और साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट कांस्टेंट इज आर। ये हमारा कैपिटल आर जो है वो एक कांस्टेंट है और इसका अपना एक नाम है रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, किसी भी सर्किट के लिए ये कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर मैं देखूं तो R इज इक्वल टू में डेल्टा V बाय आई होगा। लेकिन क्या बात है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहां से आपको दिखाई देगा कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा V के, बट ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं है कि जो चीज हमें दिखाई देती है वो चीज एक्चुअल में भी हो। जैसे कि आपको पता है, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर के अंदर। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन थी वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट वैक्यूम इन दैट मीडियम। तो यहां पे क्या था बेटा, अगर आप देखोगे, अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखूं तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी होता है। यहां से अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करना चाहिए, बट हमारा स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम पे डिपेंड करता है। हमारा जो म्यू है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि यहां से ये प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से आर है बेटा, आर जो है वो दिखाई देता है कि वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है। आर कंडक्टर पे डिपेंड करता है, आर डिपेंड्स ऑन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर पे डिपेंड करता है आर। वो आर पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। बेटा अब मैं बात करूं अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की, आर की डेफिनेशन की मैं बात करती हूं
तो आर क्या है, रेसिस्टेंस है हमारा। रेसिस्टेंस को अगर आप थोड़ा सा डीपली अगर पढ़ो तो इसको रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेसिस्ट करना। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, अपोज करना, यानी कि जो करंट का अपोज करे, रेसिस्ट करे उसको किसी भी कंडक्टर में से फ्लो होने के लिए, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि वो करंट को रोक रहा है, वो करंट को कंडक्टर में से फ्लो होने से रोकता है, यानी जितना करंट हमारे कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है वो ना हो। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वहां पे रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। किसी भी सर्किट में अगर आपको रेजिस्टेंस लगाना है तो हम इस सिंबल से लगाते हैं। ठीक है, जहां आपको ये लगा मिले तो दैट मीन्स वहां पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब रेजिस्टेंस की थोड़ी सी और चलते हैं आगे कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, दैट इज ओम। क्योंकि ओम ने दिया था तो उसने अपना ही नाम इसको दे दिया। ये हमारा ओम इसकी यूनिट होती है और ये ओम का सिंबल है। ठीक है, तो आपको अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू की सर्किट्स में देखने को तो मिलेगी, वो होगी जैसे 6 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, 1 ओम हो गया, इस तरीके से आपको इसकी वैल्यूज देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, कि फैक्टर्स जिनके ऊपर अपॉन विच आर डिपेंड्स, कि आर किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात आती है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। वो किसी भी कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, वो एरिया पे डिपेंड करता है इनवर्सली। दैट मीन्स अगर मैं इसको कलेक्टिवली लिखूं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, साथ साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था कि आर जो है वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स किस तरीके का हमारा मटेरियल है, किस तरीके के मटेरियल से हमने कंडक्टर को बनाया है, वो उस पर डिपेंड करेगा। साथ में वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कितने टेम्परेचर के अंदर हमने अपने कंडक्टर को रखा है। अब यहां से अगर मैं बात करती हूँ इसके फॉर्मूला की, तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L बाय A के। अब वही है कि हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं। तो R इज इक्वल टू में साथ में हम कांस्टेंट लगाते हैं रो L बाय A। ये हमारे पास क्या है, इसको हम रोज बोलते हैं, प्रोनाउंस एज रो, और ये होती है हमारी रेसिस्टिविटी। ये हमारी रेजिस्टिविटी है, यानी ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, या ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस की पावर है, इसको आप एज अ पावर कह सकते हो, पावर ऑफ आर। पावर ऑफ आर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कि कोई भी करंट सर्किट जो है, कोई भी कंडक्टर है, वो करंट को कितना रेसिस्ट करेगा वो हम मेजर करते हैं रेजिस्टिविटी से। जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो गई, वो पावर है रेजिस्टेंस की, मतलब कि हम कितना उसको रेसिस्ट कर सकते हैं करंट को, वो हमारी रेजिस्टिविटी होती है। जैसे लेंस की पावर की अगर बात करूं तो लेंस की पावर क्या होती है कि कितनी लिमिट तक हमारा लेंस जो है वो वर्क कर सकता है, चाहे वो हमारा कन्वर्जिंग लेंस हो या डाइवर्जिंग लेंस हो। अब कन्वर्जिंग लेंस की बात आई तो क्या होगा कि वो कितनी पावर तक हमारा जो लेंस है वो कन्वर्स करके चीजों को हमें दिखा सकता है, मतलब कितना क्लियरली दिखा सकता है। तो रेजिस्टेंस के केस में बेटा पावर की बात होगी अगर, तो वो क्या होगी कि अगर हमारा कोई भी सर्किट जो है उसके अंदर कितना रेसिस्ट होगा, कितना करंट रेसिस्ट होगा, कितने करंट का अपोज होगा, वो हमारी रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या हो गई मेरे पास, पावर हो गई रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसको हम रो बोलते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से बनाते हैं हम, कहीं पे क्या होता है पी बना के, और इसको नीचे से हम थोड़ा सा आगे की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, कई बार सिंबल्स में मिस्टेक हो जाती है, किसी बुक में किसी तरीके से लिखा जाता है, वो प्रिंटिंग में होता है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में आपको रो की जो बनाने की तरीका है वो यही है। ठीक है, हम रेजिस्टिविटी को इसी रो से डिनोट करते हैं।
अब रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात आती है, तो यूनिट हम किस तरीके निकालते हैं। देखो, हमने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से मुझे अगर रेजिस्टिविटी की निकालनी है तो देखो कि रो रेजिस्टेंस को हम ओम में लिखते हैं, रो की मुझे निकालनी है, लेंथ की मीटर में होती है और एरिया मेरे पास मीटर स्क्वायर में होता है। तो यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, रो और ये मीटर ऊपर चला गया इज इक्वल टू में रो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओम मीटर। दैट मीन्स जो एसआई यूनिट हुई मेरे पास रो की, वो क्या हो गई, ओम मीटर। ठीक, आप समझ में आया कि जो रो की यूनिट होती है वो हमारे पास ओम मीटर होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है हमारे पास, ओम। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा बेटा रेजिस्टेंस के बारे में, जो अपोज करता है। अब अगर आपको ये देखना हो कि कोई कंडक्टर कितना कंडक्ट करेगा करंट को, अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का अगर मैं अपोजिट ले लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, कंडक्टेंस आ जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, देखो रेसिस्टेंस का मतलब हुआ करंट को रेसिस्ट करना, रोकना। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा, उसको पास करना। जितना वो करंट को पास करेगा वो क्या हो गया, वो हमारा कंडक्टेंस हो गया। तो सब अपोजिट होगा, इसको हम C से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया 1/R। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। जिस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जितना कम होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस उसकी उतनी हाई होगी। इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है बेटा साइमन, हम इसको साइमन से लिखते हैं। ठीक है, और साइमन मेरे पास क्या हो गया, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स भी होता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस का इनवर्स है, अपोजिट है, तो वो क्या हो गया, ओम इनवर्स से भी हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट इज साइमन और ओम इनवर्स। ये हमारी कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया आपको कि कंडक्टेंस की यूनिट होती है साइमन। अब बात करें बेटा अगर हम लोग की रेजिस्टेंस की, हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस का कारण क्या होता है, किस वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस होता क्यों है। तो आपको पता है बेटा, अगर आप किसी भी मेटल की बात करो तो मेटल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये लूज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, किसी भी, अगर मैं इस तरीके से आपको दिखाऊं तो ये लूज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, इनकी मोशन होती है, लेकिन जब ये मूव करते हैं बेटा तो साथ में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी अवेलेबल है मेटल के अंदर। तो वो पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। अब क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये वहां पे क्या करते हैं, वहां रखे हुए पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, लेस हो जाती है जिस एनर्जी के साथ वो मूव कर रहे थे। तो अब उस रीजन से क्या होता है, देखो आपको पता है कि हमने करंट की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि चार्ज फ्लो करता है, उसकी वजह से हमारे पास करंट होता है। अब जब ये चार्ज फ्लो कर रहा है लेकिन ये रास्ते में कोलाइड कर रहा है, कोलिजन होने की वजह से क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और कम होने की वजह से जो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी जितना करंट होना चाहिए उतना करंट फ्लो नहीं कर पाता। इसी वजह से वहां पे हमारा जो रेसिस्टेंस है वो अराइज होता है। ठीक, तो अब बात करते हैं हम रेसिस्टेंस की, हमने बात कर ली अब यहाँ पे कि रेसिस्टेंस का कोज हमें पता चल गया। अब थोड़ा सा हम ग्राफ्स पे आते हैं बेटा। ग्राफ की मैं बात करूं, सबसे पहले हमने रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला वहां पढ़ा वो पढ़ा V/I। ठीक है, V/I हमने पढ़ा कि हमारे पास रेजिस्टेंस की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो R हमारा कांस्टेंट है। दैट मीन्स जो भी रेशियो होगी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट आएगी।
वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगी। दैट मीन्स अगर इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो ग्राफ क्या आएगा मेरे पास, स्ट्रेट लाइन आएगा। आप किसी भी वैल्यू पे निकाल के देख लो, इसकी रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगी। यानी अगर मैं अब इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या आएगा मेरे पास, डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। वो मेरे पास क्या होता है, वी बाय आई मेरे पास क्या है यहाँ पे, आर रेसिस्टेंस। यहां से बेटा मुझे एक कंक्लूजन और निकला मेरा कि मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस आई ग्राफ होता है उसका स्लोप मुझे क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। ठीक है, अगर मैं स्लोप रेजिस्टेंस निकालना चाहूं, मुझे कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब जो वी आई ग्राफ है, मुझे अगर मुझे ग्राफ दिया हुआ है और मुझसे ये कहा जाए कि मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे स्लोप निकाल दोगे। ठीक है, स्लोप निकालना आपको आता है, वी बाय आई, तो वो मेरे पास क्या हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आईवी ग्राफ की बात भी कर लेते हैं। आईवी ग्राफ में क्या होगा, वहां बेटा वी आई ग्राफ जब मैंने बनाया था तो मैंने वी को वाई साइड प्लॉट किया था और आई को नीचे की तरफ प्लॉट किया था। अब आईवी ग्राफ ले रही हूं तो आई को वाई साइड वाई एक्सिस पे प्लॉट करूंगी और वी की जो वैल्यूज होंगी उसको एक्स एक्सिस पे। इसका भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो अब जब मैं इसका स्लोप निकालूंगी तो वो स्लोप क्या आएगा, डेल्टा आई बाय डेल्टा वी। ये क्या हो गया मेरे पास, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि आर मेरे पास वी बाय आई होता है, यहाँ पे आई बाय वी है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिस्टेंस का। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ का रेसिप्रोकल हमें क्या देता है, कंडक्टेंस। दैट मीन्स हमें वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, कंडक्टेंस। अगर आपको ग्राफ से कंडक्टेंस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईवी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई। अगर हमें v बाय वी, ठीक है, अगर v बाय आई होगा तो वहां पे हमें स्लोप देगा रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस, और आईवी ग्राफ हमें देगा स्लोप, हमें देगा कंडक्टेंस। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओमिक और नॉन ओमिक की। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं बेटा जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अगर वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वो हमारे पास ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, और जो नॉन ओमिक होंगे वो क्या करेंगे, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, डो नॉट फॉलो ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें कि ओमिक कंडक्ट रेजिस्टेंस कौन सी होती हैं, जो हमारे पास ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, और नॉन ओमिक होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो रेजिस्टेंस की हमने बात कर ली। रेजिस्टेंस को अगर आपको किसी भी सर्किट के अंदर लगाना है तो आप किस तरीके से लगाते हो। देखो, अगर मेरे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, अगर मैं एक रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं इजिली किसी भी कंडक्टर के सर्किट के अंदर उसको लगा सकती हूँ। मैंने ये एक वायर ली, ये एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया, इसको मैंने बैटरी से जोड़ा, यहाँ पे मैंने की लगाई और ये मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया है। क्लोज की कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा रेजिस्टेंस के अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस हैं तो आप क्या करोगे। देखो, हम क्या करते हैं बेटा, जब हम कोई भी सर्किट को बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, किसे क्यों कहा मैंने ऐसा, कॉम्प्लिकेटेड होने का मतलब क्या है बेटा, देखो मेरे पास ज्यादा 3 4 5 सर्किट्स हैं, मेरे पास रेसिस्टेंस हैं। अब अगर इनमें से कोई भी कनेक्शन में ठीक नहीं बैठता, अगर मैंने सर्किट को बनाया और मेरे पास जो रेजिस्टेंस हैं वो कनेक्शन में कहीं हिल गए या उनसे वायर थोड़ी सी लूज हो गई, तो क्या होगा, मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होगा। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन रेसिस्टेंस की बजाय इनके इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो इन सारी की वैल्यू को कंपीट करे। मतलब कि अगर मेरे पास
1 2 3 इतने ओम्स के रेजिस्टेंस हैं। तो अगर मैं इनकी जगह एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दूं जो इन सारी वैल्यू की एवरेज निकल आए मेरे पास, मतलब मेरा पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस लगाने से काम चल जाए, तो मैं वहां पे उसका इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लूंगी। और वो हम किस तरीके से निकालते हैं बच्चों, वो मैं अब आपको सिखाती हूँ। देखो, इनको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन, जब मेरे पास दो या दो से ज्यादा होते हैं तो हम वहां पे कॉम्बिनेशन करते हैं। कॉम्बिनेशन दो तरीके से होते हैं, या तो सीरीज में होता है या फिर पैरेलल में होता है। ठीक, इनका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रिजल्ट आपको याद रखना है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। मैं आपको प्रूफ बता रही हूँ कि किस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है, जो रिजल्ट है आपको सिर्फ वो रिजल्ट याद रखना है जो न्यूमेरिकल्स में आपके लिए हेल्पफुल है, उसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिस्टेंस इन सीरीज की। यहां बच्चों मैंने रेजिस्टेंस दी के मैंने उनको सीरीज में जोड़ा। ये मेरे पास सेल मैंने लगा दिया और ये मैंने की लगा के इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, और ये करंट इसमें से फ्लो करना शुरू हुआ। ठीक है, अब मान लो ये मैंने V वोल्ट का लगाया है। अब क्या होता है बेटा कि अब इसमें देखो, मैं एक चीज आपको यहाँ बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी आप करते हो तो सीरीज के अंदर हमेशा जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि R1 के पास अलग जाएगी, मान लिया V1 जाएगी, R2 के पास जो वोल्टेज जाएगी वो V2 जाएगी। ठीक है, तो अब इन V1 V2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो टोटल रहेगी, नेट वोल्टेज रहेगी, वो हमेशा V के इक्वल रहेगी। ठीक, जितनी वोल्टेज आपने दी है, प्रोवाइड की है, उतनी ही उनके पास रहेगी। तो अब मैं इसमें बता दें, अगर आप ओम्स लॉ लगाते हो R1 पे, तो R1 पे जब ओम्स लॉ लगाया आपने, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। जब आपने फर्स्ट रेजिस्टेंस पे लगाया तो क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू IR1। ठीक है, सिमिलरली जो सेकंड पे लगाओगे तो V2 इज इक्वल टू IR2 होगा। ठीक है, आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट और सेकंड, तो वहां पे क्या आएगा, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और I कॉमन निकाल लिया मैंने। तो अब इसमें क्या हो गया, V1 प्लस V2 हमें पता है V होता है, यहां से I R1 प्लस R2, I को आप इधर ले जाओ, V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। V बाई आई आपको पता है क्या होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR और R V बाई आई। तो ये R इक्विवेलेंट का नाम दो यहाँ पे, R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2। दैट मीन्स अब मेरा जो सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा, R इक्विवेलेंट, ये हमारी बैटरी और ये हमारी की। अब इससे भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका सीधा सा एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाती हूँ। मेरे पास अगर मान लो कि दो इक्विवेलेंट, दो रेजिस्टेंस हैं, एक 6 ओम का और एक 2 ओम का, मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है। तो मैं सीधा सा क्या करूंगी, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट मीन्स 6 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज 8 ओम। ठीक है, तो अगर मैं एक सर्किट के अंदर 6 ओम और 2 ओम की बजाय अगर सीधा सा 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा देती हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, इस ऐसे आपके क्या होंगे, सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों कि अब मेरे पास दो रेसिस्टेंस है, R1 और R2, इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, ये की लगा दी। अब मैं ये आपको सबसे सिंपल वाला सर्किट बना के दिखा रही हूँ, सबसे सिंपल। इसमें हमने कोई एमीटर नहीं जोड़ा और कुछ वोल्ट मीटर कुछ नहीं जोड़ा, हम सिर्फ सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है सिंपल सर्किट, ताकि आपको इजिली समझ आ जाए। वहां पे बेटा जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो हमारी क्या डिवाइड हो रही थी, वोल्टेज। अब अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करती हूँ तो पैरेलल में क्या होता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, इसको आप याद रखना कि सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड होती है और पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है। अब पैरेलल के अंदर जब करंट डिवाइड हो रहा है तो यहां से करंट क्या होगा, मतलब R1 के पास जो मेरे पास जाएगा वो क्या जाएगा, I1 करंट जाएगा, और R2 के पास जो जाएगा वो कितना जाएगा, I2।
लेकिन यहाँ भी वही बात है, हमने करंट के केस में किया था कि जितना करंट हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही करंट हमारे इनपुट सर्किट के अंदर हमें मिलेगा, इनपुट देंगे उतनी ही हमें आउटपुट मिलेगी। तो अब टोटल मैंने मान लिया कि मैंने इसको आई प्रोवाइड किया, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि जितना हमने दिया था उतना ही हमें मिलेगा, चाहे वो अलग अलग वैल्यूज में मिले। अब फिर से हमारा ओम्स लॉ शुरू करो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। जब आप इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस पे लगाओगे तो वहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 R1। V क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो सेम रहती है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड की जब आप बात करोगे तो V इज इक्वल टू I2 R2 हो जाएगा। यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट करूं तो I1 की वैल्यू निकाल लो, I1 इज इक्वल टू V बाय R1, और यहां से I2 की वैल्यू आ गई V बाय R2। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड। अब पहले की तरह ऐड कर दो फर्स्ट और सेकंड को। जब ऐड किया तो क्या आया, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। यहां से ऊपर V कॉमन आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, और I1 प्लस I2 क्या था मेरे पास, I। V को इधर ले आओ, I बाय V इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब R क्या होता है मेरे पास, V बाय I होता है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, 1 बाय R इज इक्वल टू I बाय V हो जाएगा। मुझे I बाय V चाहिए, दैट मीन्स 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, R इक्विवेलेंट। ठीक है, हमारा पैरेलल में R इक्विवेलेंट अगर आएगा तो 1 बाय R इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, पर मुझे R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करोगे, देखो थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट करो। R1 R2 आपको आता है ना मैथ्स में, अगर मुझे रेसिप्रोकल दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लिया, ऊपर R2 प्लस R1 1 बाय R इक्विवेलेंट, ये आ गया। ठीक है, पर मुझे R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगी, R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1, ये हमारा R इक्विवेलेंट आएगा। ये 2 के लिए है। आप जितने आपको रेजिस्टेंस दिए हो आप सब में सेम फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको सबकी वैल्यू सेम दी हुई है, सेम रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, मतलब सबकी वैल्यू आपको R दी हुई है अप टू N, आपको R प्लस R करना है अप टू N तक। अगर आपको सीरीज में करना है तो वो हो जाएगा बेटा NR। ठीक है, R इक्विवेलेंट आपका वहां पे। और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, N बाय R इक्विवेलेंट। ये तब होगा जब आपको सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दी हुई है। मतलब अगर आपको एक 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो बाकी सारे भी 2 ओम के हैं, तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये ऊपर वाले फॉर्मूलाज ही यूज करने हैं। ठीक, आज के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक इतना ही। रेजिस्टेंस हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं, ईएमएफ है, इंटरनल वोल्टेज है हमारे पास, हम वो करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम वो सारे टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मैं आगे आराम से आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो टेक केयर और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाय बाय।